भारत में राजतंत्र के प्राचीनतम साक्ष्य हमें महाजनपद काल से ही प्राप्त होते हैं। आज के वीडियो में हम उत्तर प्रदेश में महाजनपद काल को समझेंगे और कौन कौन से महाजनपद उत्तर प्रदेश से संबंधित है, प्रत्येक पे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी क्लास की हाईलाइट्स किस प्रकार है और कैसे कैसे आज हम अनेक तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से स्रोत हैं जो हमें जानकारी दे रहे हैं महाजनपद काल की। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि भाई महाजनपद काल की शुरुआत के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी है। रेगुलरली हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे पाषाण काल से हम लोग हड़प्पा में आए, फिर हड़प्पा के बाद हम लोगों ने वैदिक काल समझा। अभी आज हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार वैदिक काल से सभ्यता बदली और महाजनपदों का निर्माण होना शुरू हो गया। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से प्रमुख महाजनपद है, सभी देखेंगे, लेकिन हम लोग की जो क्लास रहेगी वह मुख्यतः उन महाजनपदों पर रहेगी जो उत्तर प्रदेश में स्थापित हुए थे। बात सभी को समझ आ गई है, तो इसी क्रम में आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो देखिए, 3 प्रश्न अलग अलग मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ क्योंकि क्लास के डायमेंशंस काफी ज्यादा हैं और इस प्रकार के प्रश्न यहाँ बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमें बता रहा है कि महाजनपद काल से संबंधित प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो खास बात सिर्फ स्रोतों पे फोकस है, ठीक है। तो ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए, ये आज की क्लास में आपको बता दी जाएंगी। दूसरी खास बात यह है कि यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख महाजनपदों का उल्लेख करते हुए उनकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो 2 बातें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। पहली बात तो यह है कि भाई उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद थे, उनकी बात आपको करनी है। अब वह जो महाजनपद थे उनकी जानकारी कहाँ से मिल रही है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, यह सभी बातें हम लोग को बता देनी है। तो एक खास प्रश्न यह भी बन सकता है, इसकी भी संभावना है। तीसरा प्रश्न जो यहाँ से बन सकता है, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश के प्रमुख गणराज्यों, जिस समय हमने देखा कि भारत में महाजनपद बन रहे थे उसी समय कुछ गणराज्य भी जन्म ले रहे थे और कुछ खास विशेषताओं के तहत आगे बढ़ रहे थे। तो इन पे भी बात करना जरूरी है और इनसे संबंधित कोई भी अगर स्रोत है जो हमें जानकारी दे रहा है तो उसका भी मेंशन किया जा सकता है। यहाँ पे बात सभी को क्लियर हो गई है। तो 3 इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि प्रश्न किसी और रूप में भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन जरूरी यहाँ पर यह है कि आपको उत्तर प्रदेश में महाजनपद काल पता हो कि किस प्रकार से उसका विकास हुआ, राज्य में कहाँ कहाँ कौन कौन से महाजनपद स्थापित हुए और किसी की कोई खास उपलब्धि है, उनकी राजधानी क्या है, ये सभी तथ्य आप लोग को जरूरी है कि पता हो, ठीक है। और जो गणराज्य उस समय विकसित हुए उनकी बात भी हम लोग यहाँ करेंगे। तो एक अच्छी क्लास रहेगी और बहुत सारी अच्छी अच्छी नई नई बातें आप लोग को यहाँ बताई जाएगी। तो जरूरी है कि आगे बढ़ लिया जाए और सभी बातों को जान समझ लिया जाए। यहाँ जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो शुरुआत हो रही है प्रमुख स्रोतों की, यानी कि पहली बात हम लोग किस पे करेंगे, सोर्सेज की। जब हम क्लास शुरू करने से पहले सोर्सेज जान लेते हैं ना, तो एक हम लोग का पर्सपेक्टिव तो यहीं पे क्लियर हो जाता है कि भाई हमें जानकारी दे कौन रहा है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं हजारों साल पुरानी। अब इतनी पुरानी बात कौन बताएगा हमें, तो सोर्सेज ही बता रहे हैं। आप लोग को मैंने पहले ही बता चुका हूं कि पुरातात्विक स्रोत और साथ साथ में साहित्यिक स्रोत, यही हमें सभी जानकारी देंगे। तो यहाँ पे पता लग रहा है कि हमें महाजनपद काल की जानकारी दे रहे हैं ब्राह्मण स्रोत, बौद्धकालीन ग्रंथ, जैन ग्रंथ, विदेशियों के वृत्तांत भी है और कुछ पुरातात्विक स्रोत भी ऐसे हैं जो हमें इस काल की जानकारी देते हैं। सबसे पहली बात, ब्राह्मण ग्रंथ में कौन से प्रमुख है, तो पता लग रहा है कि भाई उपनिषद ऐसे हैं जो हमें बताते हैं महाजनपदों के बारे में। वेदांगों में भी इनका उल्लेख है और उपवेदों में भी इनका उल्लेख किया गया है। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथों में भी इनका उल्लेख किया गया, यानी कि अंगुत्तर निकाय खास तौर पे महाजनपदों से संबंधित है और हमें अलग अलग बातें बताते हैं। इसके अलावा जैन ग्रंथ जैसे कि महावस्तु, कल्पसूत्र और भगवती सूत्र भी हमें महाजनपदों से संबंधित सूचनाएं प्रदान करते हैं। इसी काल में हम देखते हैं कि विदेशों से आक्रमण होंगे और अलग अलग लोग भारत आएंगे। अब कोई भी भारत आएगा तो उसमें पढ़े लिखे लोग भी आएंगे और वो पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे कि वो यहाँ पर आने के बाद अपने अलग अलग वृत्तांत लिखेंगे और उनके माध्यम से हमें अलग अलग जानकारियां देंगे, जैसे कि हिकैटियस, हेरोडोटस, टेरियस, साथ साथ में निरियाकस, प्लूटार्क। ये वे लोग हैं जो आए और हमें अलग अलग जानकारियां दे गए। इसके अलावा हम लोगों ने जब रिसर्च की तो हमें बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत भी प्राप्त हुए। ठीक, पुरातात्विक स्रोत यानी कि जब खुदाई की गई तो कुछ कुछ जमीन से निकला और जो हमें उस समय की जानकारी प्रदान करता है, विशेषताओं को, सामाजिक स्थितियों को बताता है। तो खुदाई में क्या क्या मिलता है, तो पता लगता है कि भाई मृदभांड मिले हैं जो कि जनरली हर जगह मिल रहे हैं, यानी कि मिट्टी के बर्तन। इस काल में अब मुद्रा का प्रचलन शुरू हो जाएगा, यानी कि सिक्के मिलेंगे। कौन से सिक्के मिलेंगे, पंचमार्क के सिक्के यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। यानी कि आहत सिक्के हैं, आकृतियां हैं, उनके अनुमान के आधार पर ही उस समय जो भी हुआ करता था एक अर्थव्यवस्था में लेन देन, वह सभी किया जाना शुरू हो गया। इससे पहले हम समझते हैं कि बार्टर सिस्टम था, यानी कि बस एक वस्तु दो दूसरी वस्तु ले लो।
इसके अलावा कुछ और हमारे पास में विकल्प नहीं था। लेकिन उसी समस्या के समाधान के लिए मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ, सिक्के बनाए गए और शुरुआत हुई थी पंचमार्क यानी कि आहत सिक्कों के माध्यम से। तो ये बात आप लोग को पता होनी जरूरी है। जब हम देखते हैं यहाँ पर कि भाई अलग अलग उपकरण भी बढ़ रहे हैं, यानी कि हमने देखा था वैदिक काल में कि लोग जो थे वह लोहे को जान गए थे। उनको पता लग गया था कि एक ठोस धातु है, जिससे उन्होंने हथियार बनाने शुरू कर दिया, अपने जरूरी उपकरण बनाने शुरू कर दिए, लोहे का कृषि में प्रयोग करना शुरू कर दिया। ठीक उसी प्रकार अब लोहे का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ेगा और बहुत अच्छे हथियार, साथ साथ जब भवन बनाए जाएंगे, राजधानियां बनाई जाएंगी, घर बनाए जाएंगे, तो वहां भी अब लोहे का प्रयोग होने लगेगा। इसी क्रम में जब हम देखते हैं कि आगे इन लोगों ने हर तरह से लोहे का प्रयोग को बहुत अधिक बढ़ाया और हर क्षेत्र में जहां भी कर सकते तो लोहे का प्रयोग करके अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर लिया और नागरिकों ने उसको व्यापार का एक माध्यम बनाया। साथ साथ उन्होंने उससे अपनी जीविका का संचालन भी किया। तो लोहे का यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका अब हो जाएगी। उपकरण, अस्त्र शस्त्र, अलग अलग हथियार उनसे बनने लगेंगे। बात क्लियर है? तो ऐसे ही अलग अलग चीजें हम लोग को खुदाई में मिली, जिन्होंने हमें उस काल की जानकारी प्रदान की। इस काल की एक खास बात यह भी है कि जो भी लिखा गया वह सब कुछ पढ़ा जा चुका है, उसके आधार पर भी जानकारी हमें मिली है। तो वह सभी चीजें साहित्यिक स्रोतों के रूप में हम तक पहुंचा दी गई है, या फिर किसी ने अब अभिलेख लिखेंगे, शिल्प लेख लिखेंगे, ताम्र लेख लिखेंगे, तो उसके माध्यम से भी हमें जानकारी मिलेगी। यह सभी चीजें भी हमें खुदाई के दौरान ही मिली है। बात क्लियर इतनी? ठीक। तो अलग अलग साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशियों के वृत्तांत, इस प्रकार कैटेगराइज कर लीजिए, अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि आप लोग को आगे परेशानी ना हो और एग्जामिनेशन के दौरान आप लोग इजीली इन चीजों को रिवाइज कर सके। इतनी बात सबको क्लियर हो गई है? यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोग का डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमें इस काल की जानकारी अलग अलग सोर्सेज देते हैं। ठीक। तो ऐसे ही एक सोर्स है जिसका नाम है भाई अंगुत्तर निकाय। किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। वहीं दूसरा अगर हम ग्रंथ की बात करें तो भगवती सूत्र, जो जैन धर्म का एक ग्रंथ है। ये दोनों ग्रंथ अपने आप में बहुत अधिक खास है और यहाँ से प्री के क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं। जैसे कि खास बात यहाँ पर यह है कि ये दोनों ही ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें तत्कालीन 16 महाजनपदों का उल्लेख हो रखा है। यानी कि उस समय जो 16 महाजनपद थे उनका नाम हमें इन दोनों ग्रंथों में स्पष्ट रूप से मिलता है देखने को। और यही वे ग्रंथ है जो हमें उन 16 महाजनपदों में से 8 उन महाजनपदों के नाम बताते हैं जो वर्तमान उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा में आते थे। बात क्लियर है? तो आज की हमारी यह वीडियो जो है महाजनपदों से संबंधित, 16 महाजनपदों की बात तो है कि हम कर ले, लेकिन सेंटर हम लोग का 8 महाजनपद ही रहेंगे, क्योंकि क्लास उत्तर प्रदेश की है, परीक्षा उत्तर प्रदेश की, अधिकारी उत्तर प्रदेश में बनना है। तो इसलिए जरूरी है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख बातों को समझ लिया जाए। यह एक ब्रीफ जरूरी डिटेल्स थी जो आप लोग को मैंने बता दी है, और मुझे लगता है मुझे कि अब आप लोग इससे नोट्स बना लेंगे और एग्जाम में इससे अच्छा इंट्रो डिफाइन कर सकते हैं। इसी क्रम में अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और समझते हैं अब महत्वपूर्ण बात कि किस प्रकार से महाजनपद काल की शुरुआत हुई, कौन कौन से उत्तरदायी कारक थे। तो देखो, हम लोगों ने जब वैदिक काल पढ़ा तो वहां पे जनपद टर्म शुरू हो गई थी। यानी कि शुरुआत हम देखते हैं कि भाई व्यवस्था जो थी वो पूरी की पूरी कबीला व्यवस्था थी। यानी कि लोग एक सरदार नियुक्त कर देते थे, पशुओं के आधार पर जीवन चलता था और कबीले में रह करके एक छोटा समूह बना करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। और वहां पुरुषों को दायित्व दिया गया था सुरक्षा करनी है आप लोग को ही। बात इतनी क्लियर हो गई है? अब वही पैटर्न धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब क्या हुआ था, इन लोग को लोहा मिल गया था तो उन्होंने क्या किया, हथियार बना लिए। तो उसी क्रम में जब उनको दिखा कि हथियार बन गए हैं, एक छोटी सेना हम लोग बना पा रहे हैं और उसके माध्यम से अपने लोगों की, महिलाओं की, बच्चों की, बुजुर्गों की रक्षा कर पा रहे हैं, तो उन्होंने आगे बढ़ते हुए अपनी ही टर्म को महाजनपद नाम दे दिया। यानी कि इन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जिसे इतिहासकार बोलते हैं कि ये कबीला नहीं रहे। अब इनका जो जीवन था वह स्थायी हो गया। एक व्यक्ति इनमें से मुख्य हो गया जिसको सरदार ही कहते थे, बाद में वह राजा बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार इन लोगों ने जीवन को आगे बढ़ाया। तो वैदिक काल में ये लोग कबीले से जनपद में आ गए थे। अब हम देखेंगे जनपद महाजनपद बन जाएंगे। यानी कि इनकी सीमाएं अब बहुत दूर दूर तक फैल जाएगी। स्थायी सेना की शुरुआत हो जाएगी। इसके साथ साथ ही मुद्रा का प्रचलन होने लग जाएगा, लोगों से टैक्सेशन वसूला जाएगा। इसके साथ साथ ही हम लोग देखते हैं कि आगे धीरे धीरे अब सुधार होगा और नए नए विकास के आयाम हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से व्यवस्था सारी की सारी ये चलती गई। ठीक है, तो जनपद से हम लोग महाजनपद में आ रहे हैं। लोहे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा। स्थायी सेना की शुरुआत हो जाएगी। स्थायी और सामूहिक जीवन चलेगा। सारा जीवन जो है अभी भी मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर आधारित रहेगा। ये दोनों चीजें आप लोग को लंबे समय तक देखने को भी मिलेंगी। ठीक है ना? अगर आज की भी हम स्थिति समझे तो आज भी हम लोग जो भारत में रह रहे हैं ना, तो हम लोग इसी के आधार पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कृषि पे हम बहुत अधिक केंद्रित हैं। दूसरी बात, पशुपालन आज भी एक लार्ज स्केल पर इंडिया में किया जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर भी वही स्थिति है, आज के भारत में भी सेम स्थिति बनी हुई है, ठीक, क्योंकि कृषि नहीं होगी तो खाएंगे कैसे, संभव ही नहीं है ना। अब हालांकि नई नई तकनीक इजाद हो रही है, बट उसके बावजूद भी यह अपने आप में हमेशा से ही खास है। बात क्लियर है। तो स्थायी और सामूहिक जीवन इन लोगों ने शुरू कर दिया। मुख्य कारण थे आक्रमण और सुरक्षा। स्थायी क्यों हो गए हैं, समूह में क्यों हो गए, क्योंकि भाई आपको अपना जीवन सुरक्षित करना है। अब अलग अलग लोग सभी विकास कर रहे हैं, अलग अलग राज्य बन जा रहे हैं, अलग अलग महाजनपद हो जा रहे हैं। अब सबका सिस्टम ही यही है कि भाई दूसरे पे कब्जा करना है, अतिक्रमण करना है। तो अपने लोगों को सुरक्षा कैसे देंगे, समूह में रहेंगे, मिलजुल कर लड़ेंगे और जीत जाएंगे, ठीक है, ओके। तो यह बात कैसी थी कि किस प्रकार से हम लोग अब वैदिक काल से ट्रांजिस्ट होकर के अब हम लोग महाजनपद काल में आएंगे, कबीला व्यवस्था से जनपद, और फिर हम देखेंगे कि बड़े बड़े राज्य, देश कहा जाता था इनको, उस समय यह स्थापित होने लगेंगे, ठीक है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि उस समय 16 महाजनपद ऐसे स्थापित हुए जो अपने आप में आज विश्वविख्यात हो गए हैं। उनमें से 8 महाजनपद ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश में। तो जरा देखते हैं कि कौन से महाजनपद मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में थे, और यह भी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से बाहर कौन कौन से महाजनपद थे, ठीक। तो पहली बात, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद थे। तो पहला नाम हम लोग को देखने मिलेगा कि भाई क्या है, मल्ल है। दूसरा काशी, फिर कौशल, वत्स, चेदी, शूरसेन, कुरु और पांचाल। यह सारे के सारे वे महाजनपद हैं जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक सीमा में अलग अलग स्थान पे थे। इन सभी की अपनी एक एक राजधानी थी। जैसे कि मल्ल की राजधानी क्या थी, कुशीनारा या फिर पावा। अगर मैं बात करूं कुशीनारा की, तो आज हम इसको कुशीनगर के रूप में जानते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि यह क्षेत्र कहां पे हुआ करता था, ठीक। इसी प्रकार काशी, काशी ऐसा नाम है, मुझे लगता नहीं कि कुछ बताने की खास जरूरत है। काशी वाराणसी, और आज भी यह विश्व प्रसिद्ध स्थल है। कौशल, राजधानी श्रावस्ती बनाई गई थी इसकी, तो आज का श्रावस्ती कहाँ है हमें ये भी पता है। इसके बाद हम देखते हैं वत्स, कौशाम्बी में था, ठीक है, यानी कि वत्स की जो राजधानी थी वह कौशाम्बी बनाई गई थी। चेदी की जो राजधानी थी वह थी शक्तिमती, यानी कि शुक्तिमती महाभारत में बहुत अधिक प्रसिद्ध स्थल है, नाम बार बार आता है, तो वह इसकी राजधानी बनाई गई थी, ठीक है। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। हालांकि उस समय इसको ऐसा समझा जाता था कि जो बाहर से यूनानी लोग आते थे वो मथुरा नहीं बोलते थे, वो मैथोरा बोलते थे इसको, ठीक। इसी क्रम में हमें पता लगता है कुरु नाम का भी एक महाजनपद उस समय विकसित हुआ जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इसके अलावा पांचाल 8वां मुख्य महाजनपद उत्तर प्रदेश का राजधानी, इसकी कांपिल्य भी रही और अहिच्छत्र भी, 2 राजधानी थी। जनरली ऐसा होता है कि 2-2 राजधानियां बनाई, किसी ने भौगोलिक स्थिति के कारण, किसी ने उत्तर दक्षिण के कारण, किसी ने अपने राज्य के अधिक विस्तार के कारण अलग अलग राजधानी बनाई, या फिर अलग अलग समय पे जब लोग बदले, राजा बदला, तो उसने दूसरी राजधानी को तवज्जो देना ही उचित समझा। बात क्लियर है। तो आप लोग को यह सभी नाम बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, और बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि यहाँ से एक अच्छा प्रश्न बनाया जाएगा आपकी परीक्षा में, ठीक है। बात इतनी क्लियर है। तो अभी हम लोग जान लेते हैं इनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को, अच्छे से डिटेल में समझेंगे। लेकिन डिटेल में समझने से पहले यह भी जरूरी है कि हमें यह पता हो कि उत्तर प्रदेश में महाजनपद तो थे, उनके नाम क्लियर हैं, लेकिन कौन कौन से महाजनपद बच गए जो उत्तर प्रदेश में नहीं थे। टोटल 16 है, यानी कि 8 उत्तर प्रदेश में थे, तो 8 उत्तर प्रदेश के बाहर। पहला प्रमुख नाम अंग, अंग की राजधानी चंपा। दूसरा अश्मक, इसकी सबसे खास बात यह है कि यह तत्कालीन परिस्थितियों में एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद था, यानी कि दक्षिण भारत में सिर्फ यही महाजनपद विकसित हुआ, इसके अलावा कोई महाजनपद उस समय नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि सभी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, यूपी वाले एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, हालांकि अगर आपको प्रीलिम्स एग्जाम में कभी ऑप्शन के रूप में मिलेगा तो आप इजीली इसको समझ जाएंगे कि यह दक्षिण भारत का महाजनपद है। इसके अलावा अवंती, गांधार, कंबोज, मगध, मदस और वज्जी, यह वह सभी महाजनपद हैं जो उत्तर प्रदेश से उस समय बाहर हुआ करते, सबकी अपनी एक एक राजधानी, ठीक है। जैसे कि अंग की राजधानी चंपा थी, तो अश्मक की प्रतिष्ठान, पैठान इत्यादि इत्यादि नामों से इसको जाना जाता था। अवंती की जो राजधानी थी वह उत्तरी उज्जैन थी, और दक्षिणी राजधानी जो महिष्मती इसकी थी, ठीक है। तो 2 राजधानियां थी इसकी भी। इसके अलावा गांधार की भी राजधानी थी एक, तक्षशिला, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखते हैं कि कंबोज, इसकी भी राजधानी जो थी वह राजपुर थी। इसके अलावा अगला महाजनपद कंबोज, इसकी राजधानी कहाँ थी, राजपुर में। मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद हुआ करता था उस समय। ये जब हम लोग मेन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मगध को विशेष महत्व दिया जाता है। हालांकि अभी हम उत्तर प्रदेश समझ रहे हैं इसलिए इसको महत्व नहीं दे रहे, लेकिन आप लोग को ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण महाजनपद था उस समय का, सबसे शक्तिशाली महाजनपद इसको माना जाता था, ठीक। इसकी राजधानी 2 थी, पाटलिपुत्र और गिरिवज्र। एक राजधानी ऐसी थी जिसका नदियों का महत्व था, एक राजधानी ऐसी थी जिसका पहाड़ों का महत्व था, तो दोनों को ही समय समय पर बदला गया था और यह महत्वपूर्ण महाजनपद विकसित हुआ था। इसके अलावा मत्स्य, ठीक, महत्वपूर्ण महाजनपद, इसकी राजधानी विराटनगर और वज्जी की राजधानी वैशाली।
बात सभी को क्लियर हो गई है। तो हर एक महाजनपद की अपनी एक खास राजधानी हुआ करती थी, आपस में ये लोग उस समय लड़ा करते थे। बात सारी क्लियर है। तो 8 जनपद उत्तर प्रदेश के और 8 उत्तर प्रदेश के बाहर, सभी मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोग को क्लियर हो गई है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब इन 8 महाजनपदों में क्या क्या खास बातें हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो सारी बातें जानने के बाद अब हर एक महाजनपद को थोड़ा अच्छे समझ लेते हैं। जैसे कि पहले बात हम लोग करेंगे कुरु की। ठीक है, तो बताते हैं कि भाई इसका जो क्षेत्र था यह वर्तमान मेरठ वाला क्षेत्र था, यानी कि आज जहाँ पे मेरठ है उसके आसपास का जो क्षेत्र था वह उस समय कुरु महाजनपद के तहत आता था। इसमें मेरठ के साथ साथ दिल्ली और थानेश्वर के क्षेत्र भी शामिल थे। हालांकि इसकी राजधानी की हम बात करें तो उसकी राजधानी उस समय इंद्रप्रस्थ कहलाती थी। इसके अलावा हमें पता लगता है कि भाई जो महाभारत में एक नाम आता था हस्तिनापुर, बार बार नाम हम देखते हैं, हस्तिनापुर की वजह से ही सारी लड़ाई थी, सारी बातें वहीं हो रही थी। तो हमें पता लगता है कि हस्तिनापुर जो नाम का शहर था, यह जो नगर था, यह नगर भी इसी महाजनपद में आता था। हमें पता लगता है कि जातक ग्रंथों के अनुसार भी कुछ बातें बताई जाती हैं हमें कुरु के बारे में। जातक ग्रंथ क्या, बौद्ध के जीवन की जो कहानियां थी ना पूर्व जन्म की, तो उनको जातक कथा हम लोग कहते हैं। तो उनमें बताया गया है कि इस नगर की परिधि लगभग 2000 मील, यानी कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र बना रखा था कुरु महाजनपद इस समय इन लोगों ने। ठीक है, बताते हैं कि उस समय इस स्थान का जो राजा था उसका नाम कौरव्य था। यहाँ के जो लोग थे वह प्राचीन समय में बुद्धि एवं बल के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध थे, यानी कि ज्ञान बहुत अधिक था, साथ ही शक्तिशाली थे और यहाँ की सेना बहुत मजबूत थी। इसी क्रम में हमें यहाँ पर यह भी पता लगता है कि पहले कुरु शुरुआत में एक राजतंत्र हुआ करता था, यानी कि राजा का शासन था और उसी के अनुसार सारे कार्य होते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, लोग बाकी चीजों से अवेयर होते गए, तो इसी वजह से जो राजतंत्र था यह गणतंत्र में परिवर्तित हो जाता है बाद में। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण बातें कुरु की थी। सभी चीजें आप लोग ब्रीफली नोट कर लीजिए ताकि आप लोग इजीली इन सभी चीजों को रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो इतनी बात अगर आप समझ गए हैं कुरु के बारे में, तो अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारे दूसरे महाजनपद को, जो पांचाल है। महत्वपूर्ण नाम अपने आप में। बताते हैं कि इसका क्षेत्र कहाँ था, तो गंगा यमुना दोआब के पूर्व और वर्तमान रुहेलखंड क्षेत्र में यह अवस्थित था। काफी बड़ी सीमा बना रखी थी उस समय पांचाल के राजाओं ने अपनी। यहाँ पर हमें यह भी पता लगता है कि इसकी जो राजधानी थी वह अहिच्छत्र थी, जो आज के बरेली क्षेत्र में आती है। इसी क्रम में हमें यही पता लगता है कि दक्षिणी पांचाल क्षेत्र जो था उसकी राजधानी काम्पिल्य थी, यानी कि पूरा का पूरा जो पांचाल क्षेत्र था 2 भागों में विभाजित था, यानी कि उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र, दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य, दोनों ही आप लोग को पता होने चाहिए। ठीक है, तो अहिच्छत्र राजधानी जो थी यह बरेली वाले क्षेत्र में थी और जो काम्पिल्य राजधानी थी यह बदायूं और फर्रुखाबाद वाले क्षेत्र में उस समय आती थी। इसके अलावा हम लोग को यह भी पता लगता है कि जो यहाँ के निवासी हुआ करते थे उनको पांचाल कहा जाता था। ठीक है, तो जगह भी पांचाल और स्थान के लोग भी पांचाल ही कहलाते थे। साथ साथ पता लगता है कि यहाँ के जो नरेश थे, यानी कि जो उस समय इस क्षेत्र का प्रमुख राजा था, उसका नाम द्रुपद था। बात क्लियर है। तो सबकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, कुछ खास बातें आप लोग को मैं रेगुलर बताता चल रहा हूं। तो यह दूसरा और महत्वपूर्ण महाजनपद जिसका नाम पांचाल। ठीक है, आप लोग को मैंने ये सभी चीजें बता दी हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और देखते हैं हमारे तीसरे महाजनपद के बारे में, जो काशी है। आज के वाराणसी की बात हम लोग थोड़ी सी कर लेते हैं। तो आज के वाराणसी क्षेत्र में फैला हुआ था, राजधानी भी उस समय इसकी वाराणसी ही हुआ करती थी। यह जो पूरा क्षेत्र है ये 2 महत्वपूर्ण नदियों के पास बसा हुआ था और इन दोनों ही महत्वपूर्ण नदियों का नाम था वरुणा और अस्सी। इतिहासकार यह भी बताते हैं कि उस समय जो ये वरुणा और अस्सी नदियां इस क्षेत्र में बहा करती थी, इन्हीं नदी के नाम को मिलाकर इस स्थान का नाम वाराणसी बना था। इसी क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ते तो पता लगते हैं कि भाई इस क्षेत्र का जो बल था, जो कौशल था, जो सेना थी वो काफी अच्छी थी, जिसकी वजह से इतिहास में पता लगता है कि इन्होंने मगध को जीता था, कौशल जीता था और अंग क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। यानी कि सीमाओं को बढ़ाने के प्रयास अब शुरू हो गए हैं। भाई यह जो महाजनपद थे आपस में लड़ना शुरू कर दिए थे, युद्ध हो रहे थे और समय समय पर एक दूसरे पे विजय भी प्राप्त कर रहे थे। आगे हमें यही पता लगता है कि यह पूरा क्षेत्र इतिहास काल से ही अपनी शिक्षा, समृद्धि और शिल्प व्यापार के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। बात सभी को क्लियर हो गई है। बताते हैं कि भाई जो कौशल का राजा कंस था उसने अंत में वाराणसी यानी कि काशी को जीत लिया था। कंस का नाम हम लोग देखते हैं कि इतिहास में बार बार आता है। ठीक है, कृष्ण जी के मामा थे। ठीक, तो बताते हैं कि उस समय कौशल के राजा कंस ने इस क्षेत्र को जीत लिया था। तो पता लगा था हमें कि एक समय ऐसा था जब वाराणसी अपने शिखर पे था, काशी अपने शिखर पे था और मगध कौशल अंग पे यह विजय प्राप्त कर रहा था। बाद में हमें यह पता लगता है कि जब समय बदला तो अंत में कौशल का जो राजा कंस था उसने ही काशी को जीत लिया। बात इतनी क्लियर है। ठीक,
तो इसी क्रम में अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं हमारे अगले महाजनपद को, जो शूरसेन है। हमें क्या बता रहा है कि शूरसेन कहाँ था? वर्तमान ब्रज मंडल में, आज का जो ब्रज वाला क्षेत्र है वहां पे जो महाजनपद विकसित हुआ, उस महाजनपद को शूरसेन के नाम से जाना जाता था। और शूरसेन महाजनपद की जो राजधानी थी वह मथुरा थी। हालांकि जो यूनानी लेखक है उन्होंने शूरसेन को और मथुरा को क्या लिखा है? तो शूरसेन को वो लिख देते हैं शूरसेनोई, और मथुरा को उन्होंने क्या लिखा हुआ है? मैथोरा। यानी कि थोड़ा सा शब्दों का फर्क पड़ता है, जगह का फर्क पड़ता है, भाषा का फर्क पड़ता है, तो इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मथुरा को मैथोरा के रूप में उस समय डिनोट किया है। इतनी बात क्लियर है। इतिहास जब पढ़ते हैं और जिन लोगों ने इसकी रिसर्च की तो वह यह भी बताते हैं कि उस समय यहाँ पर यादव वंश के राजाओं का शासन चलता था। यादव वंश यानी कि भगवान कृष्ण का जो वंश था उसका यहाँ पर शासन चलता था, और बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पे राजा बने थे। बात क्लियर है। तो यहाँ पर एक खास बात हमें यह भी पता लगती है कि जब समय गौतम बुद्ध का अपना मुख्य काल चल रहा था, बौद्ध धर्म शीर्ष पे पहुंचा था, तो उस समय शूरसेन का जो राजा था उसका नाम था अवंतीपुत्र। और बताते हैं कि अवंतीपुत्र बौद्ध धर्म से संबंधित था और इसीलिए उसने अपने महाजनपद में बौद्ध धर्म को परिचय दिया और उसके विकास के लिए कार्य किया। बताते हैं कि अवंतीपुत्र गौतम बुद्ध का एक प्रमुख शिष्य रहा था उस समय, इसलिए इसने विस्तार के कार्य जो भी हो सकते थे, जो भी संभव प्रयास थे, हर एक कार्य अपने महाजनपद में किए थे। बात क्लियर है सारी शूरसेन से संबंधित। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगला महाजनपद जो वत्स है। क्या पता लग रहा है इसके बारे में कि कहाँ विस्तृत था ये? तो प्राचीन काल में ही है। जिस क्षेत्र में विकसित था उसको आज हम प्रयागराज और बांदा के रूप में जानते हैं। इसकी राजधानी उस समय कौशाम्बी हुआ करती थी। ठीक, विष्णु पुराण में इसको लेकर के कुछ बातें की गई। बताते हैं कि हस्तिनापुर के राजा निच्छु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। यानी कि भाई हस्तिनापुर का जो राजा था उसकी राजधानी बह गई थी गंगा के बहाव में, यानी कि वाटर फ्लो बहुत ज्यादा हुआ, बारिश ज्यादा हुई थी, बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से राजधानी बह गई और उसको कौशाम्बी तक आना पड़ा और उसने बाद में कौशाम्बी को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, और वत्स की राजधानी भी उस समय कौशाम्बी हुआ करती थी। आगे हमें यहाँ पर यही पता लग रहा है कि भाई बुद्ध काल में यहाँ पे पौरव वंश का शासन था। तो अलग अलग महाजनपद में अलग अलग राजा थे, अलग अलग वंश चल रहे थे। तो बताते हैं कि बुद्ध काल जिस समय चल रहा था, बौद्ध धर्म पूरी पराकाष्ठा पे था, तो उस समय पौरव वंश का शासन था और शासक का नाम उदयन था। यहाँ पर यह भी बताते हैं कि जो उदयन के पिता का नाम परंतप था। ठीक, अंग की राजधानी चंपा को उन्होंने जीत लिया था। ठीक, तो यह खास फैक्ट्स आप लोग को जनरली पता होने चाहिए, जरूरी है। ठीक है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक दूसरे को बार बार जीत रहे हैं, हार रहे हैं, एक दूसरे के साथ इसी प्रकार से संबंध इन लोगों ने बनाया हुआ है। ठीक है, और संबंध हम देखते हैं इतिहास में दो प्रकार के होते हैं। एक संबंध जो होगा वह इनका राजनीतिक संबंध होगा, लड़ाई झगड़े करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे। वहीं दूसरी तरफ इनको एक दूसरे की जरूरत भी है। क्यों? क्योंकि भाई इनको अपना ट्रेड फैलाना है। जितना भी आगे आगे तक देखेंगे कि व्यापार की वजह से ही तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, चलेगी। तो राजनीतिक संबंध अलग चलेंगे, वहीं व्यापारी दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे, अपना सामान बेच के वापस आ जाएंगे। लड़ते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये काम भी जरूरी है। ठीक, तो उस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी। तो शासन वत्स में पौरव वंश का था और मुख्य राजा उस समय जो था वह उदयन था। हालांकि उदयन के जो पिता परंतप थे उन्होंने चंपा को जीत लिया था, जो अंग प्रदेश की राजधानी थी। अब राजधानी क्यों जीत रहे हैं आप लोग को मैं यहाँ पर ये भी पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। जनरली कभी भी पूरा का पूरा भौगोलिक क्षेत्र नहीं जीता जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी क्षेत्र के राजा हुए, आपने कभी भाई वत्स पे या फिर मगध पे आक्रमण कर दिया तो पूरा ही प्रदेश जीतना नहीं। राजधानी जीत लो, बात खत्म हो गई। क्योंकि राजधानी में राजा बैठता था, उसका किला वहां हुआ करता था, सेना वहां रहती थी। जब राजा ही आपके कंट्रोल में आ गया है, आपने उसको ही हरा दिया है, तो भाई प्रशासन किसका बचा, किसका ही राज्य बचा? तो सभी चीजें आपके अधीन अपने आप ही आ जाएंगी। इसीलिए सीधा राजधानी पे ही हमला हुआ करता था। यहाँ हमें पता लग रहा है कि यहाँ का राजा उदयन एक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कार्य किए। ठीक है, और यह भी बताते हैं कि जो भाई ये उदयन नाम का व्यक्ति था, इसने गौतम बुद्ध को एक विहार गिफ्ट किया था जिसका नाम घोषिताराम है। ठीक है, और अपने आप में यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध विहार भी है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग को अच्छे से पता होने जरूरी है, इसलिए कंटिन्यूअसली इसको रिवाइज करते रहिए। सभी चीज आप लोग को बता दी है और जरूरत पड़ने पर आप कभी भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो हमेशा आप लोग के लिए यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी। आगे हम लोग को पता लगता है अगले महाजनपद कौशल के बारे में। बताते हैं कि ये आज के अवध क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी जो राजधानी थी ये राप्ती नदी के तट पे थी। उस समय राप्ती नदी को ईरावती के रूप में जाना जाता था। तो राजधानी जो थी वह इसकी श्रावस्ती थी।
ठीक है, आज हम लोग इसको श्रावस्ती के रूप में ही जानते हैं। एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है ये हम लोग के लिए। बताते हैं कि यहाँ का जो राजा था उसका नाम था महाकौशलादेव। ठीक है, कौशल कौशलादेव बहुत इजीली रिलेट हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो बताते हैं कि उसने काशी को जीत लिया था। हमने देखा उस समय कि हमें पता लगता है कि जो काशी का राजा था उसने भाई कौशल जीता था, इसके अलावा और भी क्षेत्रों को जीता था, लेकिन यहाँ पर हमें यह भी पता लग रहा है कि कौशल ने भी काशी जीता था। यानी कि जीत भी रहे हैं, हार भी रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली पैटर्न यही चल रहा है। ठीक, बताते हैं कि भाई यहाँ पर महाकौशलादेव का एक उत्तराधिकारी हुआ था जिसका नाम प्रसेनजीत था। ये इतिहास में अपने आप बहुत अधिक प्रसिद्ध नाम है अपने आप में। ठीक है, यहाँ पर यह पता लगता है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में ही दिए थे। इसी क्षेत्र में उनके सर्वाधिक उपदेश हुए हैं, इसीलिए श्रावस्ती एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक, तो ये सभी बातें आप लोग को अच्छे से पता होनी चाहिए। जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है एक अन्य महाजनपद जिसका नाम था मल। तो यह कहाँ था, तो बताते हैं कि आज के उत्तर प्रदेश के कुशीनगर वाले क्षेत्र में यह स्थित था और इसकी उस समय दो राजधानियां हुआ करती थी। एक राजधानी थी इसकी कुशीनारा, यानी कि आज हम उसको कुशीनगर के रूप में जानते हैं, और कुशीनगर वाले क्षेत्र में ही तो यह स्थित था। ठीक है, तो चीजें हिस्ट्री वाली भी बहुत अधिक नहीं बदली हैं। आज भी हम लोग बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनको हम प्राचीन नाम से ही जानते हैं। ठीक है, और इसकी जो दूसरी राजधानी थी वह पावा थी। बताते हैं कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय वह हिरण्यवती नदी के पास ही थे, जिसको आज हम लोग गंडक के रूप में जानते हैं। तो उनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था वह कुशीनारा यानी कुशीनगर वाले क्षेत्र में ही हुआ था। ये बातें मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, जिस समय मैंने आप लोग को बौद्ध वास्तुकला पढ़ाई थी उत्तर प्रदेश में। तो यह सभी फैक्ट्स वहां भी आए थे और एक तरह से आज इसको रिवाइज ही कर रहे हैं। तो चीजों को यदि आप इंटर कनेक्ट करेंगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा चीजों को याद करना और एग्जाम में प्रेजेंट करना। ठीक है, आगे जब हम बढ़ते हैं तो पता लगता है कि भाई चेदी के बारे में, यह बुंदेलखंड क्षेत्र में उस समय स्थित हुआ करता था। इसकी राजधानी सोथीवथी के रूप में जानी जाती थी। हालांकि हम यह भी देखते हैं कि महाभारत में उस समय एक नाम बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ, इसको सुक्तिमती कहा जाता था। तो इतिहासकार यह मानते हैं कि चेदी की राजधानी सुक्तिमती ही उस समय हुआ करती थी। हालांकि अलग अलग नाम हम लोग को देखने को मिलता, तो पता लगता है कि समय बदलने के साथ साथ कुछ नामों में परिवर्तित भी होता रहता था। बताते हैं कि यहाँ का जो मुख्य शासक हुआ उसका नाम शिशुपाल था। यदि हम लोग महाभारत की कहानियों को समझे तो शिशुपाल का वहां पर बार बार उल्लेख होता है। कौन थे? वासुदेव कृष्ण के बुआ के लड़के थे और उन्होंने इसे 100 गलतियां माफ करने का वचन दिया था, तो उसके बाद ही उन्होंने इसका वध कर दिया था। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि शिशुपाल जिस जगह का शासक था उसको चेदी कहा जाता था और बाद में वासुदेव कृष्ण ने इसका वध कर दिया था। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि उस समय के गणराज्यों के बारे में मैं आप लोग को 8 के 8 महाजनपद से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वह सभी दे चुका हूं। ठीक है, हालांकि यह संभावना कम है कि किसी एक महाजनपद पे क्वेश्चन पूरा सेंटर हो जाए, तो आपसे ओवरऑल क्वेश्चन पूछा जाएगा ताकि आप लोग उसको अच्छे से बता सकें। दूसरी बात यह भी है कि उस समय यह जो महाजनपद थे अनेक विशेषताओं को समाये हुए थे, तो जरूरी है कि आप उसको ब्रीफली आंसर में लिखें। क्यों? क्योंकि आपको जो वर्ड लिमिट है वह बहुत ही कम मिलती है। ठीक, तो महाजनपदों को समझ लिया। कुछ बात हम उस समय के गणराज्यों की कर लेते हैं। उस समय 7 गणराज्य प्रचलन में थे, बहुत अधिक प्रसिद्ध थे यह सातों के सातों गणराज्य। अब कहाँ थे और किस किस के द्वारा विकसित हुए थे, किसकी स्थिति क्या है, जरा एक बार समझते हैं। जैसे कि क्षेत्र का नाम है कपिलवस्तु, तो कपिलवस्तु में जो गणराज्य विकसित हुआ उसका नाम था शाक्य गणराज्य। अगर हम हिस्ट्री समझे तो पता लगता है कि यह गौतम बुद्ध से संबंधित थे और गौतम बुद्ध का उस समय जो भी स्थिति थी, जो परिवार था, वह शाक्य कुल कहलाता था। तो यह उसी घर में राजकुमार थे, राजा बने थे, बाद में गृह त्याग कर दिया। ठीक है, तो पहला गणराज्य कपिलवस्तु, शाक्य यहाँ के शासक कहलाते थे, या कुल यहाँ पर यही था। अगर हम स्थिति समझे आज तो कहाँ पर है, यह सिद्धार्थनगर वाले क्षेत्र को कवर करता है वर्तमान में। ठीक है, इसके बाद जब हम दूसरी स्थिति देखें तो हमें यहाँ पर नाम पता लगता है रामग्राम। यह एक गणराज्य था। पता लगता है कि भाई यहाँ के जो शासक थे वह कोली वंश के थे, यानी कि कोलीय कहलाते थे। यह स्थिति अगर हम समझे तो यह आज के गोरखपुर जनपद में है। इसके अलावा पीपली वन नाम का एक और गणराज्य था जहाँ के शासक मौर्य हुआ करते थे, यह आज के गोरखपुर क्षेत्र में है। ठीक इसी प्रकार कुशीनगर में भी एक गणराज्य था जहाँ पे मल्ल शासन किया करते थे, कुशीनगर क्षेत्र में था यह भी। ठीक है, आगे हम लोग को पता लगता है कि पावा में भी गणराज्य स्थापित था जहां पे मुख्य रूप से मल्ल लोग रहा करते थे। ठीक है, तो पता लगता है कि इसकी स्थिति फाजिल नगर थी। इसके अलावा सुमसुमार गिरी के भग
मिर्जापुर क्षेत्र में उस समय गणराज्य स्थापित किए हुए थे। इसके अलावा एक जगह और थी केसपुर जिसको कहा जाता था, यहाँ पे शासन जो चलता था या जो व्यवस्था थी वह लोग कलाम कहलाते थे और ये पूरा क्षेत्र गंगा यमुना दोआब का था। उस समय ये गणराज्य अपने आप में एक विशेष भूमिका में थे। क्यों? क्योंकि यहाँ राजतंत्र नहीं था। यहाँ का जो शासन बनता था वह शासक निर्वाचन के माध्यम से, सर्वसम्मति के माध्यम से चुना जाता था और सारी व्यवस्था जो थी वह मिलजुल करके आपसी सहमति के माध्यम से ही चला करती थी। तो यह सभी बातें आप लोग को यहाँ बताई गई हैं। जैसे कि राजनीतिक व्यवस्था किसी राजा के अधीन नहीं थी, यानी कि लोकतांत्रिक थी, राज्य को चुना जाता था। ठीक है, ऐसा पता लगता है कि एक ही समुदाय, एक ही कुल के लोग सभी हुआ करते थे, किसी एक को प्रधान चुन लिया करते थे और मानते थे कि उसके अधीन रहना है, उसके निर्णय को ही स्वीकार करना है हम लोग को। बात क्लियर है सारी? तो इसीलिए इसको उस समय गणराज्य कहा जाता था। यहाँ पता लगता है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन करते थे। ऐसा हमें कौन बता रहा है? गौतम बुद्ध की जातक कथाएं हमें ये बात बता रही हैं। शासक जो है उस समय वह निरंकुश नहीं हुआ करता था। ऑब्वियसली बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, गणराज्य है, तो निरंकुश नहीं हो सकता, मिलजुल के रहना है और जनता की सेवा के लिए उस समय कार्य करने। यहाँ पर यही पता लग रहा है कि अधिकांश गणराज्य जो थे वह हिमालय की तल अटी में उस समय स्थित थे। ठीक है, इसके अलावा एक खास बात हमें यह भी पता लग रही है कि राजा उस समय सर्वसम्मति से चुना जाता था और सारे के सारे निर्णय भी सर्वसम्मति से लिए जाते थे, इसलिए उस समय राजा को महासम्मत भी कह दिया जाता था। ये सभी बातें हम लोग को हमारे सोर्सेस ही बता रहे हैं। ठीक है, जनता के द्वारा चुने गए सदस्यों का एक संगठन बनता था, उस समय इसको परिषद के रूप में जाना जाता था। इसके अलावा वहां पर भवन जो हुआ करता था उसको संस्थागार कहा जाता था। ठीक, जहाँ पे ये लोग बैठते थे, मीटिंग करते थे, उसको संस्थागार के रूप में तत्कालीन परिस्थितियों में जाना जाता था। इसके अलावा हम लोग एक खास बात और समझे तो पता लगता है कि उस समय जो भी मुख्य सदस्य हुआ करते थे राजा के या जो भी मुख्य व्यक्ति चुना जाता था उसके, तो उनकी जो सभा थी उस सभा को अष्टकुलक के नाम से जाना जाता था। यानी कि इसका जो हम लोग संदर्भ समझे तो ऐसा भी हो सकता है कि वे लोग 8 लोगों को चुना करते थे। ठीक है, जिसकी वजह से उसको अष्टकुलक कहा जाता था। हम लोग जनरली देखते हैं इतिहास में 7 रत्नों का, 8 रत्नों का, 9 रत्नों का कुछ खास चलन रहा है, तो ठीक उसी प्रकार इसको भी रिलेट हम उससे भी कर सकते हैं। हालांकि जो ये सभा बनी है खास लोगों की, उसको इन्होंने क्या कहा है? अष्टकुलक कहा है। ये नाम आप लोग को याद रखना है। तो कुछ ब्रीफ बातें आप लोग को जो बताई जानी चाहिए थी, जो आप लोग को पता होनी चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वह गणराज्यों की बात भी मैंने आप लोग को यहाँ बता दी है। ठीक है, तो हर एक बात को आप लोग जरूरी है कि शॉर्ट में नोट डाउन कर ले ताकि आप लोग को यहाँ कोई परेशानी ना हो। बात इतनी क्लियर है? तो ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। सभी महत्वपूर्ण बातें जो भी महाजनपदों से संबंधित हो सकती थी वह मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया। उम्मीद करता हूँ सब चीजें आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गई। कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। क्लास को कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहें ताकि आप लोग एग्जाम तक बढ़िया से मेंस रेडी हो जाएं। सभी चीज़ों के नोट्स बना लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो को लाइक भी करना जरूरी है। बाकी साथियों तक भी शेयर करें, अकेले ना पढ़ें। थैंक यू सो मच।